हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बाय संदीप टंडन यूट्यूब एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं कि हम मैराथन क्लास, ये हमारा पीजीटी बायोलॉजी के लिए मैराथन क्लास है वो लेके आए हैं। और इसके अंतर्गत आपको बता देता हूं कि एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास 11th और क्लास 12th को ध्यान में रखकर के पूरे क्वेश्चन तैयार किए गए, यानी कि पूरा सिलेबस आपका कवर हो सके, इसके लिए ये सभी क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस को कवर करके बनाए गए हैं। एनसीईआरटी बायोलॉजी है वो क्लास 11th और 12th इसका मेन सोर्स है, उसी से सभी क्वेश्चन तैयार किए गए क्योंकि आपके सिलेबस में वही दे रखी हैं। ये हमारे पीजीटी बायोलॉजी के अलावा ये आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नीट, इसके अलावा जितने भी पीजीटी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये पार्ट सेकंड है, इससे पहले एक पार्ट हम डाल चुके हैं, अगर आपने वह नहीं देखा तो वो भी जरूर देखिए। टोटल हम लगभग 1000 से अबव क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। अभी 6 से 7 दिन और बचे हैं आपके एग्जाम के, तो उससे पहले आपको कंप्लीट बायोलॉजी है वो रिवाइज करवा दूंगा। टोटल 10 टेस्ट मैंने तैयार किए हैं 100 क्वेश्चन के, वो 100 क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीचे दो कथन दे रखे हैं। इसमें फर्स्ट कथन कह रहा है मानव श्वसन में 2 चरण होते हैं, एक अंतः श्वसन और दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। मानव श्वसन में 2 चरण, देखिए अंतः श्वसन होता है और एक बाह्य श्वसन होता है। ये वाष्पोत्सर्जन तो आपके प्लांट के अंतर्गत आता है, मतलब ये तो गलत हो गया, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकंड कह रहा है बाह्य अंतरापरशु पेशी श्वसन में भाग लेती है। आउटर कोस्टल मसल्स या एक्सटर्नल कोस्टल मसल्स जो होती हैं ये क्या करती है, ब्रीथिंग में भाग लेती है। तो क्या ये सही है? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 101 का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट तो गलत है लेकिन सेकंड है वो यहाँ पे सही है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। नीचे दिए गए 2 कथन है। कथन फर्स्ट कह रहा है पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र मनुष्य में पाया जाता है। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन है वो ह्यूमंस में पाया जाता है। सेकंड कथन कह रहा है कि अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र मेंढक में पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है ये मेंढक में उपस्थित होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑप्शन फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा कि मनुष्य में पूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र और अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र मेंढक में होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे दिए गए 2 कथन फर्स्ट कह रहा है अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक होती है। अमोनिया सर्वाधिक टॉक्सिक है, इसके निष्कासन के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो ये तो आपका बिल्कुल ही राइट है। सेकंड कथन कह रहा कि बहुत से सरीसृप, स्थलीय कीट, रेप्टाइल्स, टेरिस्ट्रियल जो इंसेक्ट होते हैं वो, एंड बहुत से अस्थिल मछलियां, अस्थिल यानी कि बोनी फिशेज अमोनोटेलिक होती है। यानी कि बहुत से सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल्स होती हैं, कुछ कीट होते हैं और कुछ जो बोनी फिशेज या स्थलीय मछलियां होती हैं ये अमोनोटेलिक होती हैं। कहने का मतलब है अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले होते हैं। तो इन विकल्प के अकॉर्डिंग जो आपका सही आंसर हो जाएगा 103 में वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा। पहला आपका बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सरीसृप जो होते हैं ना ये आपके यूरिक एसिड है उसका निष्कासन करते हैं, तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4th नंबर का क्वेश्चन है। नीचे कथन दे रखा है। फर्स्ट कथन है हमारे पादों, जबड़ों और जीभ आदि की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक होती है। तो हमारे जो लिम्स होते हैं, जो टंग, इन सभी की गति के लिए पेशीय गति आवश्यक होती है क्योंकि ये सभी पेशियों के द्वारा ही नियंत्रित होते हैं, पेशी से बने होते हैं। सेकंड कथन कह रहा कि चलन के लिए पेशीय, कंकाल और तंत्रिका तंत्र की पूर्ण समन्वयित क्रिया की आवश्यकता होती है। ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि लोकोमोशन हम करते हैं तो उसके लिए हमें मस्क्यूलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम है, ये पूरा का पूरा इनका कोऑर्डिनेशन जब होता है तब हम चल पाते हैं, तो इसके लिए ये आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर 104 की हम बात करें तो 104 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ये दोनों ही यहाँ पर सही दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 105,
कथन फर्स्ट कह रहा है कि कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में रहती है। कंकाल पेशियां शारीरिक कंकाल अवयवों के निकट संपर्क में रहती है, यानी स्केलेटल मसल्स होती है। ये स्केलेटल जो कंपोनेंट होते हैं बॉडी के अंदर, उन कंपोनेंट्स के साथ में जुड़ी रहती है या संपर्क में या कॉन्टेक्ट में रहती है। सेकंड कथन कह रहा कि अंतरंग पेशियां यानी कि विसरल मसल्स शरीर के खोखले अंगों जैसे कि आहार नाल, जनन मार्ग आदि की भीतरी भित्ति में स्थित होती है। जो विसरल और मसल्स होती हैं ये हमारे शरीर का जो खोखले अंग है, जैसे कि आहार नाल है, इसके अलावा मूत्र मार्ग है, जनन मार्ग है, ये सभी हैं, इनकी जो भीतरी भित्ति होती है वो अंतरंग पेशियों से बनी होती है। तो यहाँ पर हम बात करें 105 की बात करें तो इनमें दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हैं। बोथ कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर से लेबल्ड है। तो यहाँ पर अभिकथन कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति में क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास प्रोटिस्टा किंगडम में रखे गए हैं। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास ये एक कोशिकीय शैवाल हैं, ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखे गए हैं। ये 5 जगत वर्गीकरण पद्धति के अकॉर्डिंग कथन कह रहा। कारण क्या है, क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास एक कोशिकीय यूकेरियोट्स हैं। ये आपका बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर उपयुक्त इनमें से आपको सही का चयन करना, नीचे दिए गए इनके अकॉर्डिंग। तो 106 में आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर व्याख्या भी सही करता है इनकी, क्योंकि प्रोटिस्टा के अंदर हम एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सी सही अनुरूपता यहाँ पर है, कौन सा जो कि करेक्ट मैच किया गया है, सही मैच किया गया। ग्रंथिल उपकला कंडराई, बहिस्रावी ग्रंथि वाहिनी विहीन, अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनी युक्त, ये थोड़ा सा उल्टा दे दिया। संयोजी उत्तक जोड़ने व आलंबन का कार्य करता, तो ये बिल्कुल सही है। 4th नंबर ये इसमें मिल जाता तो सही होता, वाहिनी विहीन होता अंतःस्रावी ग्रंथि, और बहिस्रावी हो जाता वाहिनी युक्त हो जाता। कंडराई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए कंडराई यानी कि टेंडम और लिगामेंट ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। लिगामेंट याद रख लेना, कंडराई और टेंडम्स। 108, कॉकरोच के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कॉकरोच के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि यकृत ये अंधनाल संख्या में 6 से 8 होती है और जनन में सहायता करती है। पेशणी जिसे हम गिजार्ड कहते हैं को गोनेपोफाइसिस भी कहते हैं। पश्च आंत यानी कि हाइंड गुट मध्य आंत से संक्रिय होती है और स्पाइरेकल श्वसन में सहायता करते हैं। तो यहां पर बताना कि कौन सा कथन सत्य है, सही कौन सा है। 108 के अंतर्गत हम बात करें तो 108 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा केवल डी, यहां पर सही दे रखा है। स्पाइरेकल है, ये श्वसन में सहायता करते हैं, इसके अलावा ये सभी गलत है। 109 नंबर का क्वेश्चन है, पादप ऑर्डर पॉलीमोनियलस, पादप ऑर्डर पॉलीमोनियलस के अंतर्गत कौन से पादप आते हैं। पॉलीमोनियलस में कौन से पादपों को रखा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करें तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो आलू, पिटूनिया, धतूरा ये सभी जो ऑर्डर है, गण है पॉलीमोनियलस, उसके अंतर्गत आते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर कुल पूछ ले तो कुल कौन सा हो जाएगा, सोलेनेसी कुल हो जाएगा। सोलेनेसी कुल पूछे तो सोलेनेसी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक कारण दे रखा। कथन कह रहा है कौंड्रिकथिज के सदस्य डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। कौंड्रिकथिज जिसके अंदर कार्टिलेज का कंकाल होता है, कौंड्रिकथिज जो मछलियों का वर्ग है, उसके अंदर जो सदस्य होते हैं ये अपने आप को डूबने से बचाने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। कारण क्या है, कौंड्रिकथिज के सदस्यों में वायुकोश अब्सेंट होते हैं, वायुकोश नहीं पाए जाते। कौंड्रिकथिज के सदस्यों में वायुकोश मतलब एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते हैं। तो नीचे दिए गए हैं इनके अकॉर्डिंग आपको इसका सही आंसर देना है। तो 110 का हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही है, दोनों ही सही दे रखे। 111, 111 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड इंपॉर्टेंट है, ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। 111 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक द्वार युक्त पाचन तंत्र,
यानी कि जिसमें अपूर्ण डाइजेस्टिव सिस्टम या अपूर्ण पाचन तंत्र पाया जाता है तो ये अपूर्ण कहलाएगा, इनकम्प्लीट। दो द्वार युक्त पाचन तंत्र या आपका पूर्ण पाचन तंत्र हो जाएगा, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र किस प्रकार का होता है? बंद परिसंचरण तंत्र, तो ये रक्त वाहिका युक्त होता है। और खुला परिसंचरण तंत्र, एक मिनट, हाँ ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र साइनस हो जाएगा। तो यहां पर हम बात करें तो थर्ड, फोर्थ, सेकंड, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। 111 में फर्स्ट ऑप्शन। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सुमेलित करके आपको बताना कौन सा किसके के साथ में मैच खा रहा है। तो यहां पर 112 में जो आंसर आपका होगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसके अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा पॉलीएडेल्फस। पॉलीएडेल्फस इसमें सेकंड हो जाएगा। और एपिपेटालस हो जाएगा बैंगन। एपिफिलस ये आपका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन लिली। और पेरिगाइनस पीच हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पौधे में द्विलिंगी पुष्प उपस्थित होते हैं? इन पौधों के अकॉर्डिंग बताना कि किस पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। सरसों, सोयाबीन, बेलाडोला या सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। इन सभी में आपको द्विलिंगी पुष्प देखने को मिलता है। और कुछ फैमिली भी याद रख लीजिए जिसमें द्विलिंगी पुष्प होता है, सोलेनेसी, फेबेसी, लिलियसी, ब्रेसिकेसी। इनमें क्या होता है? द्विलिंगी पुष्प पाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन से युग्म का मिलान सही है? सही मिलान कौन सा किया गया है? तो सल्की उपकला ग्रंथियों की वाहिनियां, घनाकार उपकला रक्त वाहिका या फेफड़ों के वायुकोश, पक्षमाभि उपकला श्वसनिका एंड डिंब वाहिनी नलिका। और फोर्थ कह रहा 1, 2 दोनों। तो 114 की हम बात करें तो इसमें आपका ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है ये राइट हो जाएगा। पक्षमाभि उपकला जो होती है, सीलिएटेड एपिथेलियम जो होती है, ये आपकी श्वसनिका में ब्रोंकियोलस में पाई जाती है। और जो फेलोपियन ट्यूब होती है डिंब वाहिनी नलिका उसमें पाई जाती है। 115 नंबर का क्वेश्चन है, जाइलम की 4 अवयव में से कौन सा अवयव जीवित है या सजीव है? जाइलम में 4 अवयव होते हैं और 4 अवयव में से कौन सा है जो कि सजीव है, जीवित होता है? देखिए कंपेनियन सेल्स ये तो इसका पार्ट है ही नहीं। जाइलम फाइबर ये तो मर्त होता है। जाइलम प्रेनकाइमा ये जीवित होता है। इसके अलावा याद रख लेना आप, एक ट्रिकेड्स होता है और एक आपका वेसल्स होता है। ठीक है, 4 हो गए ना। जाइलम फाइबर मर्त होता है, ट्रिकेड से ये मर्त होता है, वेसल से ये मर्त होता है। जाइलम प्रेनकाइमा जो जाइलम मर्दूतक होता है ये जीवित होता है। तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। 116 नंबर का क्वेश्चन है, हाइपोडर्मिस एक बीजपत्री तने में बनी होती है। हाइपोडर्मिस देखिए सबसे बाहर की ओर एपिडर्मिस होती है, फिर हाइपोडर्मिस होती है। ये हाइपोडर्मिस जो होती है, जो एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है, ये एक बीजपत्री तने में किसकी बनी होती है? देखो दोनों का पता होना चाहिए, द्विबीजपत्री भी याद होना चाहिए। दोनों में यूनिक होता है, ये यूनिक कैरेक्टर होता है। एक बीजपत्री में तो आपकी स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। 116 की हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा, यानी कि दर्डोतक की बनी होती है। अगर द्विबीजपत्री पूछे तो द्विबीजपत्री में कोलेनकाइमा हो जाएगा। कोलेनकाइमा जिसे हम स्थूल कोणोतक कहते हैं। दोनों का पता होना चाहिए, स्थूल कोणोतक। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 117, सहोपकारिता म्यूटिलिज्म के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कौन सा दे रखा है यहाँ पर? तो 117 की हम बात करें तो 117 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। दोनों प्रजाति लाभान्वित होती है सहोपकारिता में या म्यूटिलिज्म के अंतर्गत। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 118, जलारंभी हाइड्रेंज अनुक्रमण में पायोनियर्स होते हैं। पायोनियर्स मतलब जो अंतिम रूप से उस अनुक्रमण के अंतर्गत आते हैं। जलरंभी या इसे हम क्या कहते हैं, जलकुंभी भी कह देते हैं। ठीक है ना। तो कच्छ साधारण चरण, नरकुल, अनुपचरण, या यहाँ पर देख लीजिए मार्स मेडो, रेंड, स्वाप, रूटेड, सबमर्ज प्लांट या फाइटोप्लैंक्टन्स। तो यहाँ पर ऑप्शन 118 की हम बात करें तो 118 में फोर्थ नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये पायोनियर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स।
वाहनों के इंजनों की गुणवत्ता के सुधार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वाहनों के इंजनों की गुणवत्ता को सुधार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 119 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, भारत स्टेज इसे हम कहते हैं। 120 नंबर का क्वेश्चन है, जनसंख्या में प्रतिबंधन रहित जनन क्षमता कहलाती है। जनसंख्या में प्रतिबंधन रहित जनन क्षमता रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कहलाती है। तो 120 में आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, जीवनी क्षमता कह देते हैं इसे, बायोटिक पोटेंशियल कह देते हैं। 121 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे कथन दे रखे हैं, 121 की हम बात करें और इन कथन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट कथन कह रहा कि पारितंत्र प्रक्रिया यानी कि इकोसिस्टम प्रोसेस के उत्पादों को पारितंत्र सेवाएं के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो इकोसिस्टम प्रोसेस है या इनके जो उत्पाद होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, इनको इकोसिस्टम सर्विस के नाम से जाना जाता है। सेकंड कथन कह रहा कि फॉस्फोरस जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक अम्ल तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली का एक मुख्य घटक है। ये भी आपका सही है कि फॉस्फोरस जो होता है, जैविक झिल्लियां, न्यूक्लिक अम्ल, कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली, इनका एक मुख्य घटक होता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही दे रखे हैं, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। 122 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट कह रहा कि जैव विविधता संरक्षण के नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्म जीव जातियों से है। जैव विविधता संरक्षण की नैतिक तर्क का संबंध पृथ्वी ग्रह पर उपस्थित उन लाखों जंतु, पादप व सूक्ष्म जीव जातियों से है जिनके साथ हम रहते हैं। सेकंड कह रहा कि दार्शनिक व आध्यात्मिक रूप से हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रत्येक जाति का अपना निज मूल्य होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, भले ही इसका हमारे लिए चालू या आर्थिक मूल्य न हो। तो 122 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ये भी दोनों ही यहाँ पे सही दे रखे। 123 नंबर का क्वेश्चन है कि किस प्रकार का पिरामिड निम्नलिखित डाटा के साथ प्राप्त होगा? इनमें से जो डाटा दे रखा है इनके अकॉर्डिंग कौन सा पिरामिड हमें प्राप्त होगा? द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर 2500 जूल, प्राथमिक उपभोक्ता 4500 जूल, प्राथमिक उत्पादक 5000 जूल और तृतीयक उपभोक्ता 1000 जूल। तो यहाँ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये ऊर्जा का पिरामिड हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो 123 के अंदर ये पिरामिड संभव नहीं है। कारण क्या है कि जो तृतीयक उपभोक्ता है ये आपका यहाँ आना चाहिए था, है ना। अगर यहाँ होता तब ये पिरामिड सेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे ये नीचे आ गया, तो ये ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। ऐसा पिरामिड कोई भी संभव नहीं है। 124 नंबर का क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति कुछ गुण रखता है, यह गुण है। एक व्यक्ति है जो गुण रखता है, तो कौन सा गुण रख सकता है? ये मृत्यु, जन्म, मृत्यु दर, जन्म दर, लिंग अनुपात। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है इस क्वेश्चन को। इसका आंसर आप आराम से दे सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ए और बी गुण रख सकता है, यानी कि मृत्यु और जन्म या जन्म और मृत्यु रख सकता है कोई भी व्यक्ति है। डॉप्सन यूनिट मापता है, इंपॉर्टेंट है ये। डॉप्सन यूनिट किसको मापता है? O2 के विघटन की दर को, ओजोन की गुणवत्ता को, ओजोन की मोटाई को, ओजोन का यूवी विकिरण के गिरने की दर को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा चक्कर खा जाएंगे क्योंकि ओजोन से संबंधित है ये। डॉप्सन जो इकाई होती है, तो ये मुख्य रूप से हम बात करें तो DU से रिप्रेजेंट करते हैं और ये मोटाई मापने का काम करता है, ओजोन की मोटाई। 126 नंबर का क्वेश्चन है, दो कथन। फर्स्ट कह रहा कि सवाल प्रस्फुटन, एल्गल ब्लूम के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है। तो ये तो सही है आपका, डेट्रिफिकेशन। अभिवाही जलाशय में जैव पदार्थों के जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की काफी मात्रा का उपयोग करते हैं। इसके स्वरूप वाहित मल विसर्जन स्थल पर भी जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा में तेजी से गिरावट आती है। यानी कि सवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है, ये सही है। और ये सेकंड कह रहा कि कोई भी अभिवाही जलाशय है उसके अंदर जैव निम्नीकरण से जुड़े जो सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की काफी मात्रा का उपभोग कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, और इसके कारण से जो वाहित जल विसर्जन, जहां पर विसर्जन हो रहा है या निकल रहा है, उस स्थान पर जल में जो घुली ऑक्सीजन है उसकी मात्रा में भी गिरावट आती है। तो 126 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ,
दोनों ही यहाँ पर सही दे रखे हैं। 127 नंबर का क्वेश्चन है IUCN लिस्ट के दस्तावेज के अनुसार खालिस्तान पादप जातियां विलुप्त हुई है। तो ये क्वेश्चन देखिए कई बार कल वाले लेक्चर में भी मैंने इसको करवाया था। 127 की हम बात करें तो 127 में ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका 87। पादप विलुप्त जातियां पूछ लिया, वहां पर आपका एनिमल्स के बारे में या जंतु की पूछा था कल वाले में, और आज हमने यहाँ पे पादप की पूछी। खराब चौकड़ी शब्द किससे संबंधित है? एविल क्वार्टेट। खराब चौकड़ी शब्द किससे संबंधित है? तो खराब चौकड़ी शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, सभी से संबंधित है। अतिदोहन, सविलुप्तता, आवासीय छट्टी व विखंडन, इन सभी से संबंधित है। 129 नंबर का क्वेश्चन है अंश मेखला मिलकर बनी होती है। तो अंश मेखला किससे मिलकर बनी होती है? जो हमारे हाथ की दोनों हाथों को जोड़ने का काम करती है, जैसे दो स्कोपुला व एक क्लेविकल। यहाँ पर हम बात करें अंश मेखला जो होती है 129 के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। दो तो इसके पुला होती है और दो ही क्लेविकल होती है। आप इसकी स्ट्रक्चर देखना, समझ में आ जाएगा। 130 नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी असत्य अनुरूपता है? यहाँ पर कौन सा जो इनकरेक्ट मैच किया गया है, गलत मैच किया गया है? नर मनुष्य के अंदर वेसेक्टोमी होती है क्या? ये तो वेसेक्टोमी होती है क्या? मादा मनुष्य में ट्यूबेक्टोमी। जिप्ट और गिप्ट, जाइगोट इन फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, और ये हो जाएगा आपका गेमेट इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ये ART की टेक्निक्स हैं। और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं, तो 130 के अंदर आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये सभी सही दे रखे हैं, कौन सा भी है जो कि गलत नहीं है। करेक्ट मैच है यहाँ पे, कितने सही हैं ये बताना है। औषधि रहित IUDs प्रोजेस्ट्रोन, कॉपर रिलीजिंग IUDs लिप्स लूप, हार्मोन रिलीजिंग मल्टीलोड 375, और IUDs आपातकालीन गर्भ निरोधक। तो यहाँ पर कितने सही दे रखे हैं आपको ये बताना है। तो 131 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। केवल एक ही यहाँ पे सही दे रखा, तो इनको मैं मिला करके बता देता हूँ कौन सा किसके साथ मिलेगा। देखिए औषधि रहित जो IUDs है ये आपका मिल जाएगा, औषधि रहित है तो ये आपका लिप्स लूप से मिल जाएगा। और इसके बाद में देख कॉपर रिलीजिंग IUDs है तो मल्टीलोड 375 से मिल जाएगा। मल्टीलोड 375 से हो जाएगा। और फिर हार्मोन रिलीजिंग IUC ये आपका प्रोजेस्ट्रोन से मिल जाएगा, प्रोजेस्ट्रोन से। और अंतिम जो है ये आपातकालीन गर्भ निरोधक हो जाएगा। ये सही है आपका, ये फोर्थ ये मिला हुआ है पहले से ही। 132 का क्वेश्चन है कि पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अंतररंजित प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? पर्यावरण में मौजूद कुछ प्रतिजन के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र जो इम्यून सिस्टम होता है, इसकी जो अंतररंजित प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा या एलर्जी। तो 132 में आपका आंसर 4 हो जाएगा, इसे एलर्जी कह देते हैं। कितनी अनुरूपता सही है, कितने यहाँ पर करेक्ट मैच किए गए हैं? कर्णपट झिल्ली जिसे हम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, तो ये इंटरनल एयर में होती है। मेलियस स्टेपीज, इनका ये 3 हड्डियां पाई जाती है हमारे एयर के अंदर, तो मध्य कर्ण में होती हैं ये, ठीक है। ये भी राइजनर्स झिल्ली ये किस में पाई जाती है? और ओटोलिथ ये कहाँ होता है? तो 133 की हम बात करें तो 133 में आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। 2 ही यहाँ पर सही मैच किए गए हैं जो कि मैंने आपको बता भी दिए हैं। अब इनको सही मैच करके मैं आपको बताता हूँ कौन सा किससे मिलेगा। तो पहला जो कर्णपटल झिल्ली है, 1 मिनट, कर्णपटल झिल्ली थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। कर्णपटल जो झिल्ली होती है ये आपका हो जाएगा बाह्य कर्ण, ये इससे मैच खा जाएगा, ठीक है, कर्णपटल झिल्ली। अब मेलियस इनकस स्टेपीज जो होती है ये आपके इसी में पाए जाते हैं, मध्य कर्ण में पाए जाते हैं, ये ठीक है। राइजनस झिल्ली की हम बात करें तो ये अंतःकरण में होती है, राइजनस झिल्ली ये अंतःकरण में होती है, ठीक है। और ओटोलिथ भी अंतःकरण में होता है, ये भी ठीक है। ये 2 मिले हुए हैं यहाँ पर और है, मैंने सही कर दी। सेटेलाइट DNA महत्वपूर्ण होता है क्योंकि सेटेलाइट DNA क्यों महत्वपूर्ण होता है?
तो 134 में इसका आंसर की हम बात करें तो जनसंख्या में उच्च श्रेणी की बहुरूपता दिखाता है। समान श्रेणी की बहुरूपता एक व्यक्ति में दिखाता है जो माता पिता से बच्चों में वंशागत होती है। तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ज्यादा है, इस कारण थोड़ा सा मैं तेज चल रहा हूं, क्योंकि अगर धीरे चलेंगे ना तो ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे, इस कारण से थोड़ा सा तेज चलना पड़ रहा है। तो इनको आप रोक रोक करके अच्छे से समझ लेना। 135 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक पदार्थ के लिए कौन सा कथन सत्य दे रखा है? दोनों डीएनए और स्टोन उपस्थित होती हैं, डीएनए या स्टोन उपस्थित होता है, दोनों डीएनए और स्टोन उपस्थित होते हैं, डीएनए लेकिन स्टोन नहीं होता। तो यहां पर ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। 135 की हम बात करें तो 135 में 4 राइट हो जाएगा। डीएनए होता है लेकिन इनमें स्टोन नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक आनुवंशिक पदार्थ। कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन से कोड होते हैं, कुछ अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडोन से कोड होते हैं, इसलिए कोड क्या कहलाते हैं? असंदिग्ध, अपहासित, सार्वभौमिक या असंबद्ध। ये कोड के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। तो इस प्रकार के जो कोड होते हैं ये अपहासित कहलाते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, डीजनरेट कहलाते हैं। ई कोलाई में प्रेरक की अनुपस्थिति में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के दौरान दमनकारी प्रोटीन किससे बंधता है? ई कोलाई में प्रेरक की अनुपस्थिति में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के दौरान दमनकारी प्रोटीन किससे बंधता है? किसके द्वारा नियंत्रित होता है इसका? तो 137 की हम बात करें तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ऑपरेटर जीन। निम्नलिखित में से कौन एक न्यूक्लियोसाइड नहीं है? कौन सा है जो कि यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड नहीं है? एडिनोसिन डीऑक्सी ग्वानोसिन डीऑक्सीथाइमिडिन साइटिडिलेट। तो कौन सा है जो कि न्यूक्लियोसाइड नहीं है ये बताना है। तो 138 में आपका 4 हो जाएगा। जो ये साइटिडिलेट जो होता है ये आपका न्यूक्लियोसाइड नहीं है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है ना। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। 139 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें एक स्ट्रक्चर दे रखी है, ए व बी की पहचान करें तथा अतिरिक्त इस प्रक्रिया को पहचान करना, यानी ए और बी क्या, ये ए और ये बी, इनकी पहचान करनी है आपको। तो यहां पर हम बात करिए तो 139 में ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ए क्या है? आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज हो जाएगा। और ये बी हो जाएगा, ये वाला, ये रो कारक हो जाएगा, रो कारक। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ए आरएनए पॉलीमरेज और बी रो कारक या प्रक्रिया समापन है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। कथन फेस्ट कह रहा है 140 का है, बीटी जीव विष प्रोटीन बेसिलस जीवाणु को नहीं मारता। बीटी जीव विष प्रोटीन बेसिलस जीवाणु को नहीं मारता है। कारण क्या है? बेसिलस जीवाणु में बीटी जीव विष प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। बेसिलस जीवाणु में बीटी जीव विष प्रोटीन निष्क्रिय प्रोटॉक्सिन के रूप में होता है। तो 140 में आपका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। सही है, दोनों ही सही व्याख्या भी कर रहा है। ये बीटी कॉटन से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। यहाँ पे इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं इस कारण से। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता सही है? कौन सा सही मैच किया गया? पीसीआर पात्र डीएनए संश्लेषण वर्ण योग्य चिन्हन, जिसे हम सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी कहते हैं या सिलेक्टेबल मार्कर भी कह देते हैं। ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है। जीवाणु थर्मस एक्वाटिकस डी है सभी बैक्टीरिया जो होता है। तो ये मुख्य रूप से पीसीआर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखे हैं। तो 4th ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। सभी यहाँ पर सही दे रखी हैं कि पीसीआर पात्र डीएनए संश्लेषण है या डीएनए की कॉपियां तैयार की जाती है। पीसीआर की फॉर्म भी याद कर लेना, फुल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। कितनी अनुरूपता यहाँ पर सही दे रखी है? देखिए आणविक गोंद किसे कहते हैं? आणविक गोंद लाइगेज को कहते हैं, ठीक है। आणविक गोंद, यहाँ पर भी आणविक गोंद, ये गलत हो जाएगा, पॉलीमरेज नहीं होता है। आणविक कैंची है, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को कहते हैं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। फिर से आणविक गोंद है, आरएनए पॉलीमरेज आ गया, तो यहाँ पर केवल एक ही मैच किया गया, ऑप्शन 4 हो जाएगा।
142 के अंदर यहाँ पर फोर्थ आणविक गोंद डीएनए लाइगेज और आणविक कैंची होती है, वो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है। 143 नंबर का क्वेश्चन है, कितनी अनुरूपता सही है, कितने सही मिलान किए गए हैं। तो प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, तो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग ई कोलाई को कहते हैं क्या। प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग, फिर से आ गया ये साल्मोनेला टाइफी। प्लाज्मिड गुणसूत्र के अतिरिक्त डीएनए होता है, ये बैक्टीरिया में, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अम्लीय पीएच बेटी जीव इसको सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है अम्लीय पीएच। तो 143 की हम बात करें तो 143 में आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, केवल एक ही यहाँ पे सही मैच किया गया। इसके अलावा मैच कर देते हैं, देखिए प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता किसे कहते हैं, ये कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम को। एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, फिर भी याद रख लेना, एग्रोबैक्टीरियम को प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। प्लाज्मिड गुणसूत्र के अतिरिक्त डीएनए होता है, ये तो मैच किया हुआ है। क्षारीय पीएच की बात करें तो बेटी जीव इसको सक्रिय करने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन अम्लीय नहीं होता, यहाँ पर अम्लीय दे दिया ना, यहाँ पर क्षारीय होता तो ये सही हो जाता, तो यहाँ पर केवल ये मिला गया एक। 144 नंबर का क्वेश्चन है कि एली लिली ब्रिटिश कंपनी एली लिली मानव इंसुलिन का निर्माण प्राक इंसुलिन सी पेप्टाइड और प्राक इंसुलिन बी पेप्टाइड, तो कितने यहाँ पर सही मिलान किए गए हैं, तो 144 में आपका केवल एक ही मिलान सही किया गया है, मतलब ऑप्शन फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। एक किया गया तो और हम मिला लेते हैं। देखिए एली लिली जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पर क्या दे रखा ब्रिटिश कंपनी, ये गलत है, ये अमेरिकन कंपनी एली लिली मानव इंसुलिन का निर्माण किया था, ये बिल्कुल ही सही है, तो मतलब ये मिला हुआ है। प्राक इंसुलिन सी पेप्टाइड होता है तो प्राक इंसुलिन ही बी पेप्टाइड होता है, सी और बी होगा, प्राक इंसुलिन सी पेप्टाइड, प्राक इंसुलिन बी पेप्टाइड, तो यहाँ पर एक कैसे होगा, अनुरूपता सही है, एक मिनट 144 बिल्कुल ये गलत है, यहाँ पर 3 मिले हुए हैं, ये गलत है, ये मैंने निशान यहाँ पे गलत लगा दिया, ऑप्शन फर्स्ट राइट होगा, यहाँ 3 मिले हुए हैं, ये सिर्फ एक गलत है ऊपर वाला, ये अमेरिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145 कथन फेस्ट ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त जीन अव्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करते हैं उसे पार्जनी जंतु कहते हैं। पार्जनी यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। फॉरेन डीएनए इंजेक्ट कराते हैं और वो इनमें क्या करता है, अपना लक्षण शो करता है। कथन सेकंड कह रहा कि रोगजनक जीवाणु विषाणु की उपस्थिति सामान्यतः तब पता चलता है जब उसके द्वारा उत्पन्न रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जब हमें रोग होता है कोई तभी पता चलता है कि हमारे अंदर जीवाणु या विषाणु प्रवेश कर चुके हैं। तो 145 की हम बात करें तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका फोर्थ हो जाएगा, दोनों ही सही दे रखे हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। फर्स्ट कह रहा है अनुप्रवाह संसाधन में प्रत्येक उत्पाद के लिए सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है। अनुप्रवाह संसाधन किसे कहते हैं, तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग को कहा जाता है, और इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, यानी प्रत्येक जो प्रोडक्ट होता है उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग की जाती है, सुनिश्चित गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण की भी आवश्यकता होती है अनुप्रवाह संसाधन के लिए। या डाउन स्ट्रीम जो प्रोसेसिंग होती है अनुप्रवाह संसाधन या गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण के प्रत्येक उत्पाद के लिए भिन्न भिन्न होती है, यानी इसमें जो उत्पाद बनते हैं उन प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, दोनों ही यहां पर सही दे रखे, फोर्थ हो जाएगा। कथन कारण वाले ज्यादा क्वेश्चन है आज, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपका कंसेप्ट क्लियर ज्यादा होता है। नीचे 2 कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कह रहा कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में किया जाता है। डीएनए के पुनर्योगज अणु बनाने में करते हैं, ठीक है, ये जो विभिन्न स्रोतों या जीनोमों से प्राप्त डीएनए से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो सेकंड कह रहा कि एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटने पर प्राप्त होने वाला डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपचिपे सिरे होते हैं। समान नहीं होते, ये तो एक तरफ 5 एंड होता है, एक तरफ 3 एंड होता है, जो डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन इस सेंटेंस को थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो 147 में आपका आंसर फोर्थ हो जाएगा, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है, यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। बस यहाँ पर ये ध्यान में रख लेना, समान प्रकार के, ये उससे नहीं ले रहा है कि उसके एंड के सिरे कैसे होते हैं, वो 3 डेज और 5 डेज।
3 डेज और 5 डेज, ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, तो यहाँ पर आपका 4th हो जाएगा। 148 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कथन कौन सा दे रखा है यहाँ पर, तो 148 की हम बात करें तो यहाँ पर गलत कथन दे रखा है, आपका ऑप्शन 3rd दे रखा है कि पोटेशियम की प्रोटीन संश्लेषण में कोई भूमिका नहीं होती, यही गलत है। इसके अलावा देखिए नाइट्रोजन विभज्योतिक ऊतकों के लिए आवश्यक होता है, ये सही है। कुछ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्राइट और अमोनियम के रूप में लेते हैं। कैल्शियम कोशिका दीवार संश्लेषण में आवश्यक होता है, तो ये 3 सही दे रखे हैं, 3 नंबर गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पर सही बताना है। 149 के अंदर सही कौन सा यहाँ पर ये बताना है कि देखिए क्लोराइड जल विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, या आपका जो फोटो सिस्टम से संबंधित है। पौधे मोलिब्डेनम को MOO2+ के रूप में लेते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलेज जिंक के द्वारा सक्रिय होता है, ये भी सही है। तीनों ही सही दे रखे, मतलब ऑप्शन 4th हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 150 का है C4 पादपों में। C4 पादपों में क्या होता है, प्रकाशीय श्वसन मेसोफिल कोशिका में होता है। देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो 150 में ऑप्शन आपका 3rd राइट हो जाएगा। प्रकाशीय श्वसन नहीं होता है C4 पादपों में, क्योंकि अधिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता एंजाइम की एक्टिव साइट पर रहती है। अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता एंजाइम की एक्टिव साइट पर होती है। प्रकाशीय श्वसन ये C3 पादपों में ही पाया जाता है। 151 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रकाश संश्लेषण के लिए सत्य है। इनमें से कौन सा कथन है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए सही है, तो यहाँ पर हम बात करें तो सभी कथन सही हैं। अनेक कारक परस्पर क्रिया करते हैं तथा साथ साथ प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः एक कारक का मुख्य कारण होता है जो कि दर को प्रभावित करता है, वो सीमाकारी कारक वाला नियम याद रख लेना। किसी भी बिंदु पर दर को वह कारक प्रभावित करता है जो उपानुकूलम स्तर पर हो, पता है, यानी कि सबसे कम मात्रा में जो उपस्थित होता है वही उसको ज्यादा प्रभावित करता है, तो ऑप्शन 4th हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 152 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मक्का की बंडल शीत कोशिकाओं, मक्का की जो बंडल शीत कोशिका है उसके विषय में सही नहीं है, सत्य नहीं है। गलत यहाँ पर कौन सा दे रखा, बंडल शीत कोशिकाओं से संबंधित। तो 152 में यहाँ पर हम बात करें तो कौन सा गलत दे रखा, देखिए असंख्य क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये ठीक है। अंतराकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये भी ठीक है। भित्तियां गैस विसरण के लिए अपारगम्य होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गैस विसरण के लिए अपारगम्य होगी तो इसमें फोटोसिंथेसिस इस प्रकार की क्रिया नहीं होगी, इनकी भित्ति जो होती है मोटी होती है, ये ठीक है। तो 3rd ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दिए गए चित्र के सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करना है, और ये स्ट्रक्चर आपको पता चल गई होगी किसकी दे रखी है। ये द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, द्विबीजपत्री भ्रूण की संरचना है, एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री भ्रूण। निम्नलिखित में से कौन सा गलत अनुरूप है, इनकरेक्ट मैच कौन सा किया गया वो बताना। इनकरेक्ट मैच यहाँ पे कौन सा किया गया है, तो 154 की हम बात करें तो 154 में आपका क्वेश्चन देखिए, एक लिंगी पुष्प बैंगिंग, ठीक है, द्विलिंगी पुष्प बैंगिंग, द्विलिंगी पुष्प विपुंसन, एक लिंगी पुष्प विपुंसन। एक लिंगी पुष्प में विपुंसन की कहाँ आवश्यकता पड़ जाएगी, उसमें तो एक ही लिंग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। द्विलिंगी में तो हो सकता है, लेकिन एक लिंगी में ऐसा नहीं होता। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिट गए। ल्यूपिनस आर्किटिकस का बीज कितने समय की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित होता है। ल्यूपिनस आर्किटिकस का बीज कितने समय की प्रसुप्ति के बाद अंकुरित होता है, तो 155 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3rd हो जाएगा। लगभग 10,000 वर्ष के बाद अंकुरित होता है, बहुत ज्यादा समय के बाद। 156 कितनी अनुरूपता सही है, 156 का क्वेश्चन कह रहा है कि कितनी यहाँ पर मैच हैं जो सही दे रखे हैं। खच्चर प्रजनन सम होते हैं, गलत है, ये तो फर्टाइल होते हैं, खच्चर फर्टाइल नहीं होते हैं। लेगहार्न पशु की नस्ल है, पक्षी है तो। अंतर विशिष्ट संकरण खच्चर, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन मेल मूल, ये ठीक है। बहिसंकरण अंत प्रजनन अवनमन को समाप्त करने में सहायक होता है। आउट क्रॉसिंग है ये, हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पर 156 की हम बात करें तो 156 में 3rd हो जाएगा आपका। ये अंत विशिष्ट संकरण खच्चर, ये ठीक दे रखा। देखिए लेग हॉर्न जो होती है मुर्गे की एक नस्ल है, खच्चर है तो ये प्रजन अक्षम होता है, प्रजन सम नहीं होता है।
तो यहाँ पर केवल 2 सही दे रखे, 1 मिनट, 3 नंबर 2 सही दे रखे, ये नीचे वाले दोनों ही सही। बायोपेस्टिसाइड हैं, बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? जीवित जीव या उनका उत्पाद पेस्ट नियंत्रण के दौरान उपयोगित होता है, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। 158 का क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मानव जीनोम प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण लक्ष्य बताना है। यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, सॉरी लक्ष्य नहीं है, ये बताना है। मतलब 4 ऑप्शन में से एक तो लक्ष्य है और एक नहीं है। देखिए, मानव के डीएनए में सभी लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स की पहचान करना, ये तो लक्ष्य था। 5 बिलियन केमिकल क्षारीय जोड़े के अनुक्रम को निश्चित करना मानव जीनोम का डीएनए बनाते हैं, ये एक बार देखना इसे। इस सूचना को आंकड़ों के रूप में संग्रहित करना, ये भी ठीक है। आंकड़ों के विश्लेषण हेतु नई तकनीक का सुधार करना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका गलत हो जाएगा, ये इसका उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सही दे रखा है? तो 159 की हम बात करें, 159 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, धूम्रपान रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाता है, ठीक है, बिल्कुल ही सही है। धूम्रपान रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की में घटाता, ये गलत हो जाएगा। धूम्रपान हीम से जुड़े हुए ऑक्सीजन की मात्रा को रक्त में, ये भी गलत हो जाएगा। धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा, ये ठीक है। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ती है और ऑक्सीजन घटती है, तो ए और डी सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी है जिसमें वास्तविक प्लेसेंटा अनुपस्थित होता है? इनमें से कौन सा प्राणी है जिसमें वास्तविक प्लेसेंटा अनुपस्थित होता है? वास्तविक प्लेसेंटा किसमें नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा, एक तो कोवाला में नहीं होता है, सक्रा ग्लाइडर में नहीं होता है, सक्रा ग्लाइडर, नेम्बेट में नहीं होता है। ये 3 ऐसे हैं जिसमें वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता। इसके अलावा लेमुर और गिलहरी में पाया जाता है। तो एक बार यहाँ पर देखिए, अपरा स्तनी, स्तनी के अंदर हम बात करें तो जिसमें छुछुंदर है, चिंटीखोर है, चूहा, लेमुर, उड़न गिलहरी, बेबी कैट, भेड़िया, इन सभी में क्या होता है? स्तनी है जिसमें अपरा पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलियाई शिशुदानी स्तनी छुछुंदर है, निम्बट चिंटीखोर, शिशुदानी चूहा, धब्बेदार खसखस, उड़न फैलेंजर, तस्मिनाई टाइगर कैट, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें ऑस्ट्रेलियाई शिशुदानी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 161। दिए गए चित्र के सही विकल्प का चयन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, रिपीट भी हो चुका है। ये जो चित्र दे रखे हैं 1 2 3 4, इन चित्रों की पहचान करनी है और पहचान करके आपको 161 का आंसर देना है। तुल्य रूप अंग, पश्चपादस्थि, इंडस्ट्रियल मैनेजर्स, ये समजात अंगों के उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन्स। होमोलोगस ऑर्गन, ये देखिए बैट का होता है या आपके मनुष्य के हाथ का हो जाएगा। समजात अंगों के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शर्करा के उपापचय में भाग नहीं लेता? कौन सा हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में भाग नहीं लेता? देखिए, इंसुलिन लेता है, ग्लूकागोन लेता है, कार्टिसोल और एल्डोस्टेरोन। तो यहाँ पर 162 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये जो एल्डोस्टेरोन होता है ये इसमें भाग नहीं लेता है। ये आपकी जो नेफ्रॉन होता है, किडनी होती है, उससे संबंधित है। 163 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए क्रॉस की प्रकार के अनुसार कितने सत्थे हैं? यानी कि यहाँ पे एक क्रॉस कराया गया है, एक ये है और एक ये है, इनमें क्रॉस कराया गया है। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा सही है ये बताना है। तो 163 में आपको आंसर बता देता हूं, आप इनको मिला करके देख लेना। देखिए, एक ट्रिक भी है यहाँ पर, एक बार इसका आंसर बता देता हूं फिर इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, मतलब 2 सही है यहाँ पर। देखिए, ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है। देखिए 1 2 3, 1 मिनट, ट्राई हाइब्रिड है, टेट्रा हाइब्रिड है, ये भी पता होना चाहिए। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है। और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसके लिए n का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और एक फॉर्मूला होता है जो निकालने के लिए, युग्मक के प्रकार निकालने के लिए, 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2
तो 4 4 में 8 8 हो जाएंगे, 8 युग्मक बनेंगे। तो 8 प्रकार के गैमेट बनते हैं, ये सही है और ये सही है, ठीक है। इसके अलावा दोनों ही गलत दे रखी हैं। अगर जीनोटाइप के प्रकार पूछ ले तो जीनोटाइप के प्रकार हो जाएंगे 3 की पावर n, 3 की पावर n। जीनोटाइप के प्रकार पूछे तो ये फॉर्मूला होगा, गैमेट पूछे तो ये फॉर्मूला होगा। तो ये 3 की पावर n मतलब 3 लग जाएगा, तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इन तीनों 9 3 27 27 जीनोटाइप होंगे। यहाँ पर सिर्फ 9 दे रखें, ये गलत हो जाएगा, मतलब ऑप्शन थर्ड आपका राइट होगा। टर्नर सिंड्रोम के लिए सत्य कथन क्या है? टर्नर सिंड्रोम के लिए सही कथन क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि एनुप्लॉइडी मोनोसोमी, मतलब टर्नर सिंड्रोम एक गुणसूत्र की कमी, क्रोमोसोम 45 X0 45 मतलब एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। यहाँ पे यह गुणसूत्रों के सुचारू रूप से अलग न होने से होता है, मतलब कुछ परिवर्तन हो जाता है, उसके कारण ये होता है। मोनोसोमी का थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, एक होती है ट्राइसोमी और एक मोनोसोमी। ट्राइसोमी में क्या होता है? डाउन सिंड्रोम हो जाता है, मोनोसोमी में टर्नर सिंड्रोम हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की हम बात करते हैं 165 की। मटर के पौधों के गोल पीले तथा हरे झुरीदार बीज के बीच क्रॉस में F2PD में 1600 संततियों की जनसंख्या में कितने बीज हरे झुरीदार होंगे? यानी कि गोल पीले, गोल मतलब हम इसको R से ले लेते हैं गोल, और पीले मतलब Y कैपिटल Y ले लेते हैं। हरे हरे मतलब इसको स्मॉल r से ले लेते हैं, और झुरीदार मतलब स्मॉल y से ले लेते हैं, ठीक है। F2PD के अंदर 16 संततियों की जनसंख्या में कितने बीज हरे झुरीदार होंगे? हरे मतलब स्मॉल r और झुरीदार मतलब y, ये मतलब अप्रभावी कौन से होंगे ये बताना है। तो 165 में अगर हरे झुरीदार याद करने हैं 16 में, अगर टोटल में से निकालेंगे तो ये आपको एक ही मिलेगा। ये निकाल करके देख लेना, इनका संकलन कराने के बाद आपको पता चल जाएगा केवल ये एक ही प्राप्त होता है, ठीक है। अब 16 में एक प्राप्त होता है, 1600 में कितने प्राप्त होंगे ये आपको पता होना चाहिए। तो 1/16 इंटू 1600, 1/16 इंटू 1600, और ये 1600 सॉरी दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ, 1/16 इंटू 1600, 16 काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो टोटल कितने प्राप्त होंगे? 100 बीज हरे झुरीदार प्राप्त होंगे, ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ये क्यों निकाला? देखिए जब हम इसकी F2 जनरेशन कार्ड निकालते हैं तो F2 जनरेशन में जो 16 कैरेक्टर दिखाई देते हैं उसमें केवल एक ही के अंदर आपको ये देखने को मिलता है हरे झुरीदार बीज। तो 16 में एक है तो 1600 में कितने? 100 हो जाएंगे। 166 नंबर का क्वेश्चन है F2PD में दर्श रूप मतलब फिनोटाइप, लक्षण पर रूप जिसे हम कहते हैं, का अनुपात दे रखा 1:1:1:1:1 प्रदर्शित होता है। F2PD में जो लक्षण पर रूप है वो 1:1:1 होता है। तो ये किस प्रकार का क्रॉस है ये बताना है। तो 166 में आपका हो जाएगा ये डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो जाएगा। कहां दे रखा है? डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ऑप्शन थर्ड। फिनाइल एलानिन अमीनो अम्ल टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलता है। फिनाइल एलानिन अमीनो अम्ल ये टायरोसिन अमीनो अम्ल में बदलता है। ये किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है? कौन सा एंजाइम इसमें उपयोगी होता है? तो 167 के अंदर हो जाएगा फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। ये एंजाइम याद रखना। प्रत्येक गर्भावस्था में मादा बच्चे की प्रायिकता कितनी होती है? प्रत्येक गर्भावस्था में मादा बच्चे की, यानी कि बच्चा होने वाला मादा हो तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो 50-50 50-50 होती है, ये तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 169 का कह रहा है कि कैल्शियम आयन रक्त स्कंदन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम आयन रक्त स्कंदन में ब्लड क्लोटिंग में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। कारण कह रहा कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन की थ्रोम्बिन में परिवर्तन में सहायता करता। प्रोथ्रोम्बिन है वो उसको थ्रोम्बिन एक्टिव में करने में सहायता करता। तो ये दोनों ही सही दे रखी है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। 169 में आपका हो जाएगा फोर्थ। 170 है कथन फेस्ट कह रहा कि मनुष्य का हृदय मायोजेनिक प्रकार का होता है। मायोजेनिक मतलब पेशी हृदय होता है मनुष्य के अंदर, तो ये बिल्कुल राइट है। कारण कह रहा मनुष्य के हृदय में अंतर्विष्ट डिस्क उपस्थित होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। ये इसका कारण है कि इसी कारण से मायोजेनिक प्रकार का हृदय पाया जाता है मनुष्य के अंदर। तो यहाँ पर हम बात करें 170 के अंदर आपका ऑप्शन बेस्ट हो जाएगा। ये दोनों है तो सही लेकिन व्याख्या सही नहीं करता, ठीक है।
ये मायोजेनिक हृदय इसलिए क्योंकि इसमें जो आवेग उत्पन्न होते हैं वो पेशियों के द्वारा ही होते हैं, ये अंतर्विष्ट डिस्क के कारण ऐसा नहीं होता। ऋतुस्राव का अभाव होता है खराब स्वास्थ्य के कारण, तनाव के कारण, गर्भावस्था के कारण। तो यहाँ पर तो देखिए जो ऑप्शन दे रखे हैं इनके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सभी सही हो जाएंगे। ये कौन सा भी कारण हो सकता है, ऋतुस्राव का अभाव होना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता मनुष्य के लिए सही है? मनुष्य के अकॉर्डिंग हम बात करें तो कौन सा जो कि सही मैच किया गया है? स्तनपालिया 10 से 12, मेमोरी जो लोब्स होते हैं इनकी संख्या 10 से 12 होती है। आर्तव चक्र, मेनुस्ट्रल साइकिल 24 से 24 दिन यहाँ पे दे रखा है। रक्तस्राव ये 3 से 5 दिन तक रहता है। अंडोत्सर्ग 10वां दिन, ये थोड़ा सा यहाँ पे अलग दे दिया। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि सही मैच कौन सा किया गया है, ये है 172 में क्या हो जाएगा सही मैच। हम बात करें तो यहाँ पर ओनली आपका थर्ड है जो सही मैच किया गया है। 3 से 5 दिन तक ही रक्तस्राव होता है। अब स्तनपालियों की हम बात करें तो 15 से 20 हो जाएगा, इसका सही होगा तो 1520 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका लगभग 28 दिन होता है। वैसे सामान्यतः हम बात करें तो 28 से 29 दिन भी हम मान सकते हैं, 28 से 29 दिन। अंडोत्सर्ग 14वें दिन होता है, 10वें दिन नहीं होता, तो केवल एक यहाँ पे सही दे रखा है। अमाशय का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र होता है, अमाशय का मुख्य केंद्रीय क्षेत्र कौन, सेंट्रल जो रीजन होता है, ये सेंट्रल रीजन कौन सा होता है? तो 173 में थर्ड हो जाएगा। काय बॉडी जो होती है मेन रीजन में होता है। उत्तक में PO2 और PCO2 क्रम से होती है, यानी इनकी मात्रा कितनी होती है उत्तक में, आपके श्वसन से संबंधित है। यानी O2 की सांद्रता कितनी हम मान सकते हैं और PCO2 कितना मान सकते हैं, ये बताइए आप। उत्तक के अंदर, उत्तक की बात कर रहे हैं। 174 की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो O2 है ये 40 mmHg होगा और CO2 45 mmHg होगा। अगर ज्यादा होगा तभी तो ये बाहर निकलेगी CO2, तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। जीभ की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले प्रोजेक्शन कहलाते हैं। जीभ की ऊपरी सतह पर जो प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा संवेदी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम पेपिली कहते हैं क्या? 175 में पेपिली कहलाते हैं, पेपिली। निम्नलिखित में से कौन सी अनुरूपता असत्य, गलत यहाँ पर कौन सा दे रखा है? तो अमोनिया उत्सर्जी जलीय कीट, ठीक है। तो यूरिया उत्सर्जन करने वाला मेंढक यूरिया भी करता है और जो मेंढक के लार्वा होते हैं वो अमोनोटेलिक भी होते हैं। यूरिक अम्ल उत्सर्जी कॉकरोच और यूरिया उत्सर्जी पक्षी, पक्षी तो यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर की हम बात करें तो 176 के अंदर कौन सा होगा? 176 में फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि यूरिक अम्ल वो सरीसृप पक्षी और स्थलीय घोंघा जो होते हैं, सरीसृप पक्षी मुख्य रूप से ये उत्सर्जी यूरिक अम्ल उत्सर्जन करते हैं, ये यूरिया उत्सर्जन नहीं होते। इसके अलावा ये तीनों सही दे रखे हैं। यहाँ पर कितने हैं जो कि सही दे रखे हैं, सही मिलान किया गया है वो बताना है। रिलैक्सिन अंडाशय से स्रावित होता है, एस्ट्रोजन अपरा से, एस्ट्रोजन ग्राफी पुटक से, और पुटकीय प्रावस्था स्रावी प्रावस्था है। तो 177 की हम बात करें तो यहाँ पर 3 है यहाँ पर जो सही दे रखी, और 3 के अलावा एक जो गलत दे रखा है वो हमें सही मिलाना है। तो पुटकीय प्रावस्था जो होती है इसको परचुरोध भवन प्रावस्था कहते हैं, परचुरोध भवन प्रावस्था, परचुरोध भवन प्रावस्था कहा जाता है। इसके अलावा रिलैक्सिन अंडाशय से होता है, ठीक है। अपरा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन ग्राफिक पुटक, और पुटकीय प्रावस्था परचुरोध प्रावस्था। किस प्रकार से प्राणुकंपी तंत्रिकीय संकेत हृदय के कार्य को प्रभावित करते हैं? प्राणुकंपी यानी कि पैरासिम्पेथेटिक न्यूरल जो सिग्नल होते हैं ये हृदय के कार्य को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से ये बताना है? तो 178 की हम बात करें तो 178 में ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट हो जाए। हृदय निकास और हृदय दर दोनों को कम करता है, यानी कि रिड्यूज बोथ हार्ट रेट और कार्डियक जो आउटपुट होता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट दोनों को ही कम करता है। 8 से 16 कोशिकीय अवस्था वाला भ्रूण कहलाता है। 8 से 16 कोशिकीय वाला भ्रूण क्या कहलाता है? तो कोरकपुटी, ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला, पोस्टकोरक, ट्रोफोब्लास्ट, और कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोरकपुटी अवस्था या मोरूला इनमें से हो सकता है, ट्रोफोब्लास्ट तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बाद में बनता है। तो 179 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मोरूला कहते हैं जो कि ठोस गेंदनुमा संरचना होती है। निम्न में से कौन सी संरचना पुरुषों में जोड़े में पाई जाती है? इनमें से कौन सी संरचना है जो पुरुषों में जोड़े में पाई जाती है? मूत्रमार्ग तो एक ही होता है पुरुषों के अंदर। शुक्रवाहक, हाँ, ये सेमाइनल वासा डिफरेंस
नहीं, शुक्रवाहिनी है ये, शुक्रवाहिनी, ये भी जोड़े में होती है। अधिवर्षण एपिडिडाइमिस, ये भी जोड़े में होती है। एजाकुलेटरी वाहिनी, ये जोड़े में होती है क्या? तो यहाँ पर क्या पूछा कि जोड़े में नहीं पाई जाती, ये बताना है। जोड़े में नहीं पाई जाती है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो मूत्र मार्ग होता है यूरेथ्रा, यही केवल एक होता है, ये जोड़े में नहीं होता। इसके अलावा शुक्रवाहिनी, अधिवर्षण, एजाकुलेटरी डक्ट, ये सभी क्या होते हैं? जोड़े में होती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। विसरण की दर प्रभावित होती है। विसरण की दर प्रभावित होती है सांद्रता की प्रवणता से, झिल्ली पारगम्यता से, तापमान और दाब से, और उपरोक्त सभी। तो ये सभी हो सकते हैं। यहाँ पर 181 के अंदर हम बात करें तो फोर्थ हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपरोक्त सभी से प्रभावित होती है विसरण की दर। माइकोराइजा में कवक तंतु का उपयोग है। माइकोराइजा का मतलब क्या होता है? माइकोराइजा में देखिए जो आपका पाइनस जो होता है, पाइनस, इसके साथ में कवक मिलकर के एक जड़ के रूप में या अंतर संबंध पाया जाता है, सहजीवी संबंध होता है माइकोराइजा। इस जड़ को माइकोराइजा कह देते हैं। इसमें कवक तंतु का उपयोग क्या होता है? सवाल का बचाव, मिट्टी से जल एवं खनिजों का अवशोषण, प्रकाश संश्लेषण नहीं हो, सवाल का भी नहीं होगा, ये ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। मिट्टी से जल व खनिजों का अवशोषण, ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड। पौधों में जल के वाष्प के रूप में नुकसान, पौधों में जल के वाष्प के रूप में जो नुकसान होता है, या जल का जो वाष्प के रूप में निष्कासन होता है, ये क्या कहलाता है? तो ये वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184। पुनर्संयोजन अर्धसूत्रीय विभाजन की किस प्रावस्था में होता है? पुनर्संयोजन यानी कि रिकॉम्बिनेशन, जिसे हम जीन विनिमय में भी कह देते हैं, वो अर्धसूत्रीय विभाजन की किस अवस्था में होता है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैक्टिन में, या डाइकाइनेसिस में? देखिए यहाँ पर बता देता हूं। जाइगोटीन के अंदर क्या होता है? जाइगोटीन में तो आपका सूत्र युग्मन होता है, सिनेप्सिस होता है। पैक्टिन में आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर होगा। और डाइकाइनेसिस में जो काइजमेटा बनता है उसका उपांति भवन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा पुनर्संयोजन मतलब रिकॉम्बिनेशन को हम जीन विनिमय कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर कह देते हैं, तो ये पैक्टिन अवस्था में होगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। यदि G2 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, G2 प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो मानो कि S प्रावस्था में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? S प्रावस्था में ये भी 46 ही रहेगी, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। डीएनए डबल हो जाता है S प्रावस्था में। डीएनए अगर 2C है तो 4C हो जाएगा, लेकिन गुणसूत्र 46 है तो वो 46 ही रहेंगे, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। 186 कुछ वर्टिब्रेट्स के oocyte में कौन सी स्टेज महीनों व सालों तक चल सकती है? यानी कि कौन से वर्टिब्रेट्स हैं, कुछ ऐसे वर्टिब्रेट्स हैं जिनके oocyte में कौन सी स्टेज महीनों या सालों तक चल सकती है? महीनों या सालों तक चल सकती है। तो 186 की हम बात करें तो 186 में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सेकंड ऑप्शन नहीं फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिप्लोटीन अवस्था है, ये महीनों या सालों तक चल सकती है। 187 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है। एक तरफ कार्बनिक यौगिक है, एक तरफ इसके उदाहरण दे रखी हैं। तो यहां पर हम बात करें 187 की। देखिए वसी अम्ल हो जाएगा पाल्मिटिक अम्ल। ठीक है, फोस्फोलिपिड की हम बात करें तो फोस्फोलिपिड हो जाएगा लेसिथिन एक प्रकार का फोस्फोलिपिड है। एरोमेटिक अमीनो अम्ल यहां पर हम बात करें तो ट्रिप्टोफन हो जाएगा एरोमेटिक अमीनो अम्ल। और अम्लीय पूछा तो ग्लूटामिक अम्ल, एस्पार्टिक अम्लीय अमीनो अम्ल होते हैं। तो यहां पर ऑप्शन आपका थर्ड हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कोशिका अंगक या कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से ये द्रव्य को संवेष्टित करने का कार्य करता है? कौन सा कोशिकांग है जो मटेरियल होता है उसको पैकिंग करने का कार्य करता है या पैकेजिंग का कार्य करता है? लाइसोसोम, रसदानी, गोल्जी अपरेटस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आपका 188 में। गोल्जी अपरेटस जो होता है ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण का मुख्य स्थल होता है गोल्जी अपरेटस या गोल्जी का, और यहीं से पैकेजिंग की क्रिया होती है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 189 है
दो कथन दे रखे हैं। कथन फर्स्ट है सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये तो गलत हो गया। कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहां पर इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर की बात करें तो 189 में आपका दोनों ए और आर सही हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं। ये देखिए दो एंजाइम होते हैं, एक तो राइबोजाइम होता है, ठीक है ना, राइबोजाइम जो कि आरएनए का बना होता है, राइबोजाइम। तो इस प्रकार से कुछ एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन नहीं होते, उसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाता है। लेकिन ये सेंटेंस ये होता कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं तब ये सही होता, ये नहीं दे दिया तो ये गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं और एक दूसरे की सही व्याख्या भी करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो जाएगा। 189 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं रखती? कौन सी कोशिका जो परिपक्व होने पर केंद्रक नहीं रखती, यानी केंद्रक उनमें पाया ही नहीं जाता है? एक तो परिपक्व एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, परिपक्व आरबीसी। एक सीव ट्यूब जो चालनी नलिका है ये भी नहीं रखती, मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों ही हो जाए। नारियल का पानी और नारियल के खाद्य भाग किसके बराबर है? नारियल का पानी और नारियल के खाद्य भाग होते हैं, ये दोनों ही पूछा है, ये किसके बराबर होते हैं? तो 191 में हो जाएगा आपका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। भ्रूणपोष कह सकते हैं इसे, एंडोस्पर्म हम कह सकते हैं। सामान्यतः निषेचन के बाद पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी और पुंकेसर। निषेचन के बाद पुष्प के बाह्य दल सेपल्स, पंखुड़ी पेटल्स और स्टेमन पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं, वृद्धि करके बड़े हो जाते हैं, ये मुरझाकर झड़ जाते हैं, यही हो जाएगा 192 में ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर, क्या दिक्कत आ गई, 193। निम्नलिखित दो कथन है। फर्स्ट कह रहा कि जाइलम तथा फ्लोएम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स उत्तक है। जाइलम और फ्लोएम एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स उत्तक है, ये सही है। जाइलम और फ्लोएम एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये भी ठीक है। और ये एक साथ एक इकाई की तरह कार्य करते हैं, ये भी, ये दोनों ही सही दे रखे हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा पादप समूह है जिसमें बीज निर्माण होता है? कौन सा पादप समूह जिसमें बीज बनता है? देखिए टेरिडोफाइट में उत्पत्ति शुरू हो जाती है बीज के, अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी, इसमें तो बनता ही है बीज। तो 194 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इसमें उत्पत्ति दर्शाता है लेकिन बीज बनता नहीं है, तो यहां पर हम बात करें तो बी और सी सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो स्पर्मेटोसाइट जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर अनावर्त बीज और आवर्त बीज या जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं, तो ये बीज उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दे रखा है? सत्य नीचे कोड के अकॉर्डिंग बताना कितने कथन सही हैं और कितने गलत हैं। तो यहां पर केवल ए है, ये सही दे रखा है कि नर और मादा स्ट्रोबिलाई पाइनस के एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं, ये तो सही है आपका। नर और मादा स्ट्रोबिलाई अलग अलग साइकस पे नर और मादा अलग अलग साइकस की भिन्न पेड़ पर पाई जाती है। साइकस में वृद्ध स्पोरोफिल जुड़कर एक कॉम्पैक्ट संरचना मादा कोन बनाती है। मार्किंसिया और पाइनस द्विलिंगी पादप हैं। एक मिनट, एक से पहचाना होंगे। देखिए यहाँ पर ये मार्केंसिया जो है ये एक लिंगी पादप है, द्विलिंगी नहीं है। पाइनस द्विलिंगी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोबिलाई इसमें कोन नहीं बनता है, ठीक है ना, साइकस के अंदर कोन नहीं बनता है, होता ये एक लिंगी पादप है साइकस। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, केवल ए सही है। निम्न को सुमेलित करना है। 196 की हम बात करें तो 196 में कैसे सुमेलित करेंगे? देखिए लाइकोप्सिडा में आपका आ जाएगा, लाइकोप्सिडा में एक मिनट सिलेजिनेला आ जाएगा, सिलेजिनेला। लाइकोप्सिडा में सिलेजिनेला आ जाएगा सेकंड, ठीक है। बाद में आता टेरोप्सिडा में आ जाएगा आपका, टेरोप्सिडा में एडियंटम आ जाएगा फर्स्ट।
स्पेनोप्सिडा में आ जाएगा इक्विसिटम, इक्विसिटम फोर्थ, और साइलोप्सिडा में साइलोटम थर्ड। तो आ जाएगा सेकंड वन फोर्थ थर्ड, ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे इन कोड के अकॉर्डिंग बताने कितने कथन यहाँ पर सही दे रखे हैं और कितने गलत हैं। तो 197 की हम बात करें तो यहाँ पर सभी कथन है जो कि सही दे रखे हैं। देखिए डायनोफ्लैजिलेट मुख्यतः समुद्री और प्रकाश संश्लेषी होते हैं, ठीक है। इनमें कोशिका में प्रमुख वर्णकों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के हो सकते हैं। इनकी कोशिका भित्ति के बाह्य सतह से लोज की कड़ी पट्टिकाएं होती है डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट्स में दो कसाब होते हैं जिसमें एक लंबवत होता है और दूसरा अनुप्रस्थ होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स होता है। पट्टिका और के बीच में खांच में उपस्थित होते हैं। तो ये सभी कथन सही दे रखे हैं, डायनोफ्लैजिलेट से संबंधित है। यूकेलिप्टस, स्पेगनम, गिंको, सिकुआ, पॉलीसाइफोनिया, सिलेजिनेला, टेरिसिनियम में से कितने सदस्य 7 उत्तक रखते हैं? यानी कि जिस सीधा याद रख लीजिए, इसमें टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर आने वाले आपको जो प्लांट हैं उनको छांटना है, यानी कि जिनमें 7 पुल पाए जाते हैं उनको आपको यहाँ पर छांटना है। देखिए इसमें आपके बात करें तो 5 ऐसे हैं जो कि 7 उत्तक रखते हैं। कौन कौन से हैं एक बार इनको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं बता देता हूँ। देखिए जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें वास्तविक तना, जड़, पत्तियां ये सभी पाई जाती है। टेरिडोफाइटा के अंदर सिलेजिनेला, टेरिस जैसे पादप आते हैं जिनमें आपका 7 उत्तक उपस्थित होता है। जिम्नोस्पर्म में जिंको, सिकुआ, ये जो आपकी यहाँ पर लिस्ट में दे रखे हैं जिंको, सिकुआ, इनमें 7 पुल होता है। और यूकेलिप्टस है वो एंजियोस्पर्म में आता है, इसमें भी 7 पुल उत्तक पाया जाता है। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म इन सभी में आपको क्या देखने को मिलता है? 7 उत्तक देखने को मिलते हैं। 199 नंबर का क्वेश्चन है कथन और कारण। प्रोप जड़ एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ होती है। प्रोप रूट जो होती है एक प्रकार की अपस्थानिक जड़ होती है, एडवेंटिटस रूट होती है। प्रोप जड़ का निर्माण मूलांकुर के लंबे होने से होता है। यहाँ पर इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सही बताना कि कौन सा सही होगा। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला आपका सही दे रखा है, दूसरा गलत हो जाएगा। प्रोप रूट है वो तने से निकलती है, यहाँ पर मूलांकुर से नहीं निकलती। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उसके पूर्वजों से विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण विचारधारा क्या थी? आधुनिक मानव जो होमोसेपियंस है उसका उसके पूर्वजों से विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण विचारधारा क्या थी ये बतानी है। तो 200 में आपका ऑप्शन थर्ड आपका राइट हो जाएगा, कपाल क्षमता का बढ़ना। यानी कपाल क्षमता है वर्तमान के जो है उनकी ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन आज देख लिए हैं। 100 पिछले वीडियो में देखे थे, 200 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बायोलॉजी से हो गए हैं। देखिए पिछले लेक्चर को आपने कम ही देखा है तो इस लेक्चर को थोड़ा सा अधिक शेयर करिए, क्योंकि ये ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। चाहे वो AMR पीजीटी का बात कर ले या फिर अन्य जो पीजीटी लेवल का एग्जाम है उन सभी में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीट में विशेषकर ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर लेके आए जो नीट के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि।